केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान गुरुवार और शुक्रवार को दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली चलो मार्च निकाल रहे हैं। इस मार्च को रोकने के लिए हरियाणा और पंजाब सरकार ने अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं। इसके अलावा भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किए गए हैं। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। काफी समय से खाली बैठी कांग्रेस सरकार इसे राजनीतिक रूप देने में लग गई है। कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है, इसलिए कांग्रेस किसानों के साथ इस आंदोलन में कूद पड़ी है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में कांग्रेस बंद को लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास कर रही है। 8 तारीख के आंदोलन में बंद में शामिल होकर इस सरकार को दस दें कि ये लोग अब आपके बस में नहीं है। इतने साल हो गए मोदी की मन की बात हम सुन रहे हैं, किसानों की मन की बात सुने। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जो कानून बनाया गया है वो किसानों के हित में है। आपको बता दें कि जिन बिलों को मोदी सरकार किसानों के लिए वरदान बता रही है, आखिर उसके खिलाफ किसान क्यों सड़कों पर उतरे हुए हैं। समझते हैं कि इस आंदोलन की जड़ क्या है। काला कानून इन्होंने बनाया है, किसानों का जो अधिकार छुड़ा रहे हैं, किसान के साथ में जो शोषण की नीति अपना रहे हैं, वो उसका बिल्कुल मैं विरोध करता हूँ। और पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारत के किसानों से भी ये निवेदन है मेरा कि सब एकजुट होकर इसका मुकाबला करें, ये जो इसका विरोध करें। इस काले कानून के अंदर इन्होंने क्या किया है कि नंबर 1 में तो यह कि समर्थन मूल्य को समाप्त करना चाहते हैं। आपको बता दें कि मंडी से बाहर भी ट्रेड एरिया घोषित हो गया है। मंडी के अंदर लाइसेंसी ट्रेडर किसान से उनकी उपज एमएसपी पर लेते हैं, लेकिन बाहर कारोबार करने वालों के लिए एमएसपी को बेंचमार्क नहीं बनाया गया है, इसलिए मंडी से बाहर एमएसपी मिलने की कोई गारंटी नहीं है। सरकार की मंशा ठीक नहीं है। इस अध्यादेश ये जो लाई ना सरकार जो है इनमें ना कोई संशोधन करना चाह रही, ना कोई जो है ना रद्द करने जा रही, वो तो सिर्फ किसानों को थकाना चाह रही है। अगर उनकी मंशा ठीक होती तो बातचीत जब चले तो कुछ ना कुछ होता। सरकार ने बिल में मंडियों को खत्म करने की बात कहीं पर भी नहीं लिखी है, लेकिन इसका इम्पैक्ट मंडियों को तबाह कर सकता है। इसका अंदाजा लगाकर किसान डरा हुआ है, इसलिए आड़तियों को भी डर सता रहा है। इस मसले पर ही किसान और आड़ती एक साथ हैं। उनका मानना है कि मंडियां बचेंगी तभी तो किसान उसमें एमएसपी पर अपनी उपज बेच सकेगा। 3 दिन पहले उनका कहना पड़ रहा था कि इसमें ये संशोधन कर मंडी में लागू होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो क्या मतलब मंडी लाइसेंस होना चाहिए सब व्यापारी। अब आज कह रहे हैं कि पूरा कानून वापस तो सरकार आ गई कि शिकंजा कसेंगे हम सब व्यापारियों को लेंगे उसमें। अब कह रही है कि ये करो। ये बिल से ये होता है कि 2-4 चीज़ है, इसको ना कैसे भी मोदी जी को टिकट देने की चीज़ ये सब मिल गए हैं। लेफ्ट के सब मिल के सब डंडे चला रहे हैं। इस बिल से वन कंट्री टू मार्केट वाली नौबत पैदा होती नजर आ रही है, क्योंकि मंडियों के अंदर टैक्स का भुगतान होगा और मंडियों के बाहर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अभी मंडी से बाहर जिस एग्रीकल्चर ट्रेड की सरकार ने व्यवस्था की है, उसमें कारोबारियों को कोई टैक्स नहीं देना होगा, जबकि मंडी के अंदर औसतन 6 से 7% तक का मंडी टैक्स लगता है। अभी तक इस व्यवस्था में जो बिचौलिए थे सिर्फ उनका ही फायदा होता था, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता था और नहीं सुविधा मिल पाती। मैं किसान होने के नाते सभी किसान भाइयों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस जो ये आंदोलन है ये वास्तव में राजनीति से प्रेरित आंदोलन है और इस बिल से किसानों का किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा और मैं समझता हूँ कि इससे किसानों की आय और बढ़ेगी और किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। किसानों की ओर से ये तर्क दिया जा रहा है कि आड़तियों या व्यापारी अपने 6 से 7% टैक्स का नुकसान न करके मंडी से बाहर खरीद करेगा, जहां उसे कोई टैक्स नहीं देना है। इस फैसले में मंडी व्यवस्था हतोत्साहित होगी, मंडी समिति कमजोर होगी तो किसान धीरे धीरे बिल्कुल बाजार के हवाले चला जाएगा, जहां उसकी उपज का सरकार द्वारा तय रेट से अधिक भी मिल सकता है और कम भी। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान का एक क्षेत्र होता है,
एक बरसों से उसकी गद्दी होती है, एक मंडी होती है जहाँ पर वो कार्य करता है। अब अगर अपन ये चाहें कि कोई भी किसान कहीं भी चला जाए और कहीं भी बेचे, तो मंडी टैक्सों का घपला, उसके बाद में फिर मूल्यों का घपला, और किसान को उसकी लागत मूल्य बराबर नहीं मिल पाएगी। इससे सिर्फ और सिर्फ किसान का नुकसान है। किसानों की इस चिंता के बीच राज्य सरकारों, खासकर पंजाब और हरियाणा को इस बात का डर सता रहा है कि अगर निजी खरीदार सीधे किसानों से अनाज खरीदेंगे तो उन्हें मंडियों में मिलने वाले टैक्स का नुकसान होगा। दोनों राज्यों को मंडियों से मोटा टैक्स मिलता है जिसे वे विकास कार्य में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हरियाणा में बीजेपी का शासन है, इसलिए यहाँ के सत्ताधारी नेता इस मामले पर मौन है। कृषि बिल को लेकर पूरे देश में पिछले एक सप्ताह से जो माहौल बना है वो इतना चरम पर आ चुका है कि सरकार और किसानों के बीच में तकरार बढ़ती जा रही है और 8 दिसंबर को हड़ताल की जा रही है। कृषि बिल क्या है और इसको किस प्रकार लागू किया जा रहा है, इस बिल की क्या खासियत है, व्यापारिक नज़रिए से इसका क्या असर गिरता है, ये हम आपको बताएंगे। इंदौर की छावनी अनाज मंडी जो लगभग 80 साल से यहाँ व्यापार हो रहा है और प्रदेश की सबसे बड़ी अनाज मंडियों में यह शुमार है। हमारे साथ 2 व्यापारी हैं, हम उनसे जानेंगे कि यह किसानों के हित में है या व्यापारियों के हित में, या इसका एक्चुअल स्थिति क्या है, क्योंकि 70-80 सालों में जो अनुभव इनके पास है उसमें गुणदोष भी आते हैं और बहुत सी बातें जो सरकार ने समाहित करके दी है ये किसानों के लिए फ़ायदेमंद है या कहीं ना कहीं देश हित में है या नहीं है। इस बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे कि कैसे आप देखते हैं कृषि बिल को। कृषि बिल में एक ही खामी है जी, जो मंडी में बाहर छूट दी थी जी, वे माल खरीदने की, वो छूट के मंडी लाइसेंस के दायरे में लेना चाहिए। ओके, ये सुधारना चाहिए, बाहर खरीदने की पात्रता नहीं देना चाहिए। मतलब मंडी से बाहर जो खरीदी होती किसानों से उसकी पात्रता नहीं देना चाहिए, मंडी में ही रहना चाहिए, मंडी मेन होना चाहिए। जैसे अभी भी तो बाहर खरीदते हैं और मंडी में शुल्क देते हैं लोग। नहीं, अभी बंद है, जब से ये बिल आया उस बिल आने के बाद से बंद है। नहीं, पहले देते थे। बाहर खरीदना मतलब पहले नहीं खरीदते थे, अब खुली छूट हो गई है। अच्छा, तो इससे क्या मतलब आपको लगता है क्या नुकसान है? इसमें क्या किसानों के साथ चोट हो सकती कभी भी। अच्छा। कोई 1000 में कोई एक आदि व्यापारी खराब आ जाए जी जी जी, तो उससे किसान का पैसा लेके जा सकता है। व्यापारी जो है किसान के साथ 420 कर सकता है। हाँ, में ऐसा खामी ये खामी लगती है। अच्छा, दूसरा जो किसान अभी हंगामा कर रहे हैं, हाँ, इससे किस प्रकार देखते हैं आप? इस किसान के को बस किसान को MRP मिलती है, सरकार ने इसकी सुविधा दे रखी। आज 1500 रुपये गेहूँ बिक रहा है, उनका 1950 में खरीद लिया जी जी जी। तो मेरे हिसाब से तो किसान को तो कोई तकलीफ ही नहीं है जी, ये कोई चंद नेता उन कर रहे हैं। अच्छा, नहीं तो ये किसान बिल की कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, एक और बात है कि किसानों से जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदा जाता है गेहूँ, ये गेहूँ अनाज जो भी जिस प्रकार की जिन्स खरीदी जाती है, ये जो है बाद में सस्ती हो जाती है, इसका क्या कारण है? सरकार 1950 में खरीदती है, उसको सरकार फिर 1 रुपये किलो में दे देती है। अच्छा, और वो माल इतना लगता नहीं है। अच्छा, और वो बाजार में आके बिकता है, मतलब कालाबाजारी भी होती है। हाँ, वो होती ना। अच्छा, अभी जो पंजाब में आंदोलन हो रहा है इसको किस प्रकार देखते हैं आप? दिल्ली वाला आंदोलन। भैया जी, ये तो क्या है कि ये सब अपनी अपनी रोटी सेकने का काम है। अब ये केवल MRP पे उनको लड़ाई लड़ना चाहिए थी, तो MRP तो मिल रही है जी जी। पूरे पंजाब में एक भी गेहूँ बाजार में नहीं बिकता, पूरा MRP पे तुलता है। अच्छा, उसमें बादल की आड़त है, बादल को 8% आड़त मिलती है, तो वो पूरा माल फिर सरकार में लेता, खुद खरीद के देता सरकार को। कुल मिला के आप ये बोलते हैं कि जो कृषि बिल है वो कहीं ना कहीं फायदेमंद है, इसमें थोड़े से सुधार की ओर। जितनी सुविधा किसान को मोदी सरकार ने दे रखी है, हर समय तो 2000 रुपये महीना इनको आ रहा है, खाद में छूट, यहाँ पे सब्सिडी, यहाँ पे ये किसान के लिए सब छूट है, व्यापारी के लिए तो कोई छूट ही नहीं है। बहुत बढ़िया। तो ये आपने देखा कि व्यापारियों का तो ये मानना है कि वो किसान के लिए कृषि बिल फायदेमंद है, हालांकि उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है। हमारे साथ एक और व्यापारी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि कृषि बिल को वो किस प्रकार से देखते हैं। जी सर। कृषि बिल में एक ही मिस्टेक है कि एक तो पूरा एक तो गवर्नमेंट ने जो कृषि बिल लाई है उसमें सिर्फ खरीदी के लिए पैन कार्ड अनिवार्य किया है, उन सबको लाइसेंस के दायरे में लाना चाहिए, नहीं तो आगे पीछे किसानों को उसका मुआवजा बहुत भुगतना पड़ सकता है। दूसरा, किसानों के जो बाहर आने का मैं मेन कारण देख रहा हूँ,
इस बार कोरोना महामारी होने के कारण सरकार ने जो फ्री में अनाज बांटा है उससे गेहूं मक्का इनके भाव धरातल पर आ गए हैं। जो मैंने अभी जो गेहूं के भाव चल रहे हैं विगत 8-10 साल में नहीं देखे। तो वो जो गेहूं सरकार ने फ्री में बांटा है वो कहीं ना कहीं कुछ बाज़ार में आके बिका है और उससे हमारी कमर्शियल डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो इस कारण से भी किसानों में रोष हो सकता है। तो किसान गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए कि भाई ये इतने मूल्य नीचे क्यों आ गए, इसकी व्यवस्था उनको कुछ लगाना चाहिए जिससे कि उनको उचित दाम मिल सके और एक व्यापार की जो रौनक ख़त्म हो गई है वो व्यापार की रौनक वापस चालू हो सके। जहाँ तक किसानों का प्रश्न है, हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, मैं आज 55 साल का हूँ, मैंने इतिहास में ऐसा कोई सीएम नहीं देखा कि जिन्होंने किसानों के लिए इतना किया हो। किसानों के लिए इतना किसी सीएम ने नहीं किया जितना शिवराज सिंह जी ने किया है। तो यहाँ तो अपने एमपी में उसका इफेक्ट है भी नहीं और एमपी सरकार पूरा खरीदती है। पर एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो पेन कार्ड के आधार पर सिर्फ खरीदी का जो दिया है उसको पूरा लाइसेंसीकरण करें और सिर्फ पेन कार्ड के आधार पर नहीं दें, नहीं तो किसानों को आगे पीछे बहुत बड़ा मुआवजा उसका भुगतना पड़ेगा। आपको लगता है कि जो दिल्ली में आंदोलन हो रहा है, किसान कर रहे हैं, क्या आंदोलन है और किस प्रकार से देखते हैं आप? ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां हैं और कुछ भी नहीं है। नहीं तो पंजाब हरियाणा जो जहाँ मेन जहाँ के किसान आंदोलित कर रहे हैं, मैं समझता हूँ गेहूँ और धान सबसे ज़्यादा इन्हीं प्रदेशों में तुलाती है केंद्र सरकार। तो ये सिर्फ राजनीतिक नोटंकी के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। तो व्यापारियों को तो कोई नुकसान नहीं है इस आंदोलन से? व्यापारियों को कोई नुकसान नहीं है, पर ये अभी जो आंदोलन हो रहा है उसका मुख्य रीजन यह हो सकता है कि ये जो सरकार के लिए तो सभी जनता एक सरीकी है, तो उनको गरीबों का भी ध्यान रखना है। तो उन्होंने जो फ्री में अनाज बांटा है वो कहीं ना कहीं कुछ बाज़ार में आके बिका, उससे बाज़ार में जो मूल्य नीचे आए हैं किसानों के रोष का कारण वो भी हो सकता है। आप कल के बंद का सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं, मैं बंद का सपोर्ट नहीं करता हूँ। तो आपने ये देखा कि व्यापारियों का तो ये मानना है कि जो कृषि बिल है वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में है। व्यापारियों के लिए ज़रूर कुछ संशोधन होना चाहिए और सबसे बड़ी बात कि जो आंदोलन दिल्ली में हो रहा है ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित किस व्यापारी मानते हैं। कैमरामैन विशाल के साथ कमलेश्वर सिंह, रेड 9 न्यूज़, इंदौर। एक बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित है। इसमें किसानों के अदालत जाने का हक छीन लिया गया है। कंपनियों और किसानों के बीच विवाद होने की सूरत में एसडीएम फैसला करेगा। उसकी अपील डीएम के यहाँ होगी, न कि कोर्ट में। किसानों को डीएम एसडीएम पर विश्वास नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि इन दोनों पदों पर बैठे लोग सरकार की कठपुतली की तरह होते हैं। वो कभी किसानों के हित की बात नहीं करते। ऐसे में हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, किस तरह की हम? देखिए, जो लाना चाह रहा है उसको रोकना नहीं चाहिए, उसको रोकना इलीगल होगा। अगर कोई किसान लाके अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहा है मंडियों में तो उसको बिल्कुल प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए और उसको रोकने का प्रयास कोई करेगा तो वो इलीगल एक्ट होगा। उसमें दंडात्मक कार्रवाई जो भी होगी करेंगे वो। पर कुछ विशेष तैयारी करेंगे भारत बंद को लेकर जो जिस तरह? हाँ, तैयारी होती है, वो तैयारी होगी, बिल्कुल होगी। मजिस्ट्रेट फील्ड में रहेंगे, पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहेगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार जो बात एक्ट में नहीं लिख रही है उसका ही वादा बाहर कर रही है, इसलिए किसानों में भ्रम फैल रहा है। सरकार अपने ऑफिशियल बयान में एमएसपी जारी रखने और मंडियां बंद न होने का वादा कर रही है। पार्टी फोरम पर भी यही कह रही है, लेकिन यही बात एक्ट में नहीं लिख रही, इसलिए शंका और भ्रम है। किसानों को लगता है कि सरकार का कोई भी बयान एग्रीकल्चर एक्ट में एमएसपी की गारंटी देने की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि एक्ट की वादा खिलाफी पर सरकार को अदालत में खड़ा किया जा सकता है, जबकि पार्टी फोरम और बयानों का कोई कानूनी आधार नहीं है। हालांकि सरकार सिरे से किसानों की इन आशंकाओं को खारिज कर रही है। वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कृषि कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी कृषि कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसानों की मांगे माननी होंगी, माननी होगी, माननी होगी, कृषि कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को समाज के कई तबकों का समर्थन मिल रहा है। सोमवार को कई पूर्व और मौजूदा खिलाड़ी कृषि कानूनों के विरोध में अपना अवार्ड वापस करने राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च करने निकले। हालांकि इन सभी को दिल्ली पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। किसानों के आंदोलन के समर्थन में पंजाब और अन्य राज्यों के करीब 30 मौजूदा और पूर्व खिलाड़ियों ने अपना सम्मान लौटाने की बात कही। पहलवान करतार सिंह के मुताबिक अभी
30 खिलाड़ी मार्च कर राष्ट्रपति को अपना सम्मान लौटाने जा रहे हैं, लेकिन पंजाब और अन्य इलाकों से कुछ और खिलाड़ी भी ऐसा करना चाहते हैं। आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध में कुछ दिनों पहले ही इस तरह अवार्ड वापसी की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म विभूषण सम्मान लौटाया। उसके बाद कुछ लेखकों की ओर से साहित्य अकादमी अवार्ड लौटाया गया। बीते दिन बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी किसानों का समर्थन करने सिंधु बॉर्डर पहुंचे थे। यहां विजेंद्र सिंह ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार ये कानून वापस नहीं लेती है तो वे अपना खेल रत्न वापस लौटा देंगे। विजेंद्र सिंह से पहले रेसलर द ग्रेट खली ने भी किसानों का समर्थन किया था। खिलाड़ी होने के नाते जैसे हमारे कोच साहब गुरबख्श सिंह संधू जी ने मैंने कटिंग देखी कि उन्होंने द्रोणाचार्य वापस करने की सरकार को अपनी मांग रखी है, तो भैया मैंने स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा अवार्ड राजीव गांधी खेल अवार्ड जीता है। और भैया तो अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेती तो मैं सरकार को अपना जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का सम्मान है मैं वापस करने की गुजारिश करता हूँ। गौरतलब है कि दिल्ली की सीमाओं पर लंबे वक्त से किसानों ने डेरा जमाया हुआ है। अब तक किसान और सरकार के बीच 5 राउंड की बात हो गई है, लेकिन किसान कानून वापस लेने पर अड़े हुए हैं। अब किसानों ने मंगलवार को भारत बंद का ऐलान किया है। सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक भारत बंद रहेगा। उसके बाद बुधवार को किसानों और सरकार में फिर चर्चा होगी। 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद का, जो किसानों के समर्थन में भारत बंद का आह्वान हुआ है, उसका पूरे तौर पे समर्थन कांग्रेस पार्टी का है। 8, 9, 10 3 दिन ধরে ওই কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी भी भारत बंद का समर्थन करेगी। The left parties, CPI and other left parties have come out with a joint statement giving full support to the Bharat Bandh call given by farmer union. कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किसान आंदोलन में गैर विपक्षी दल भी कूद गए हैं। ये लगातार चुनाव हार रहे हैं, इसलिए सरकार के विरोध में खड़े हो जाते हैं और अपने अतीत को भूलते हुए अपने वादे भूल जाते हैं। कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, तेलंगाना राष्ट्र समिति, राष्ट्रीय लोकदल, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इसके अलावा लेफ्ट पार्टियां भी, यानी किसान आंदोलन में तमाम विपक्षी दल अपने अपने स्वादानुसार मेन्यू तय कर चुके हैं। कोई सिर्फ जुबानी समर्थन दे रहा है तो कोई भारत बंद में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने के लिए तैयार बैठा है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस ने 2014 के मैनिफेस्टो में एपीएमसी एक्ट को समाप्त करने को कहा था। 2014 में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इंग्लिश में लिखा है कि एपीएमसी एक्ट को रिपीट करेगी और हिंदी में लिखा है कि हम इस कानून में संशोधन करेंगे, जो हम कर रहे हैं। देखें और क्या बोले रविशंकर प्रसाद। आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, यूपीए की 10 साल की सरकार में यही कर रहे थे, अपने राज्यों में कर रहे थे, बढ़ चढ़कर कर रहे थे। अभी मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा देश के सामने। लेकिन आज जब इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है, ये बार बार चुनाव में हारते हैं, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, तो अपना वजूद अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की कभी कभी कलाबाजी समझनी चाहिए। मैंने अंग्रेजी पढ़ा, उसमें लिखा है कि हम रिपील करेंगे, जो हिंदी है उसमें लिखा हुआ है हम संशोधन करेंगे। ये देखिए आप, आज मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का दोहरा चेहरा देश के, ये उनके देखिए ओरिजिनल मैनिफेस्टो है उनके कांग्रेस पार्टी की। राहुल गांधी के कुछ वक्तव्य दिखाना चाहते हैं। हमने बार बार कहा था, ये राहुल गांधी ने अपने मुख्यमंत्री को निर्देश दिया था। आज मैंने सुना है श्रीमान अखिलेश यादव भी मैदान में कूद गए, तो मैं उनको बड़ी विनम्रता से याद कराऊंगा। अखिलेश जी, एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है, उसमें आपके आदरणीय पिताजी मुलायम सिंह यादव भी मेंबर हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि अभी वो
समाजवादी पार्टी के नीतियों की आखिरी आवाज है, क्योंकि बड़े नेता हैं। उन्होंने भी बहुत साफ साफ कहा है उस रिपोर्ट में कि यह बहुत जरूरी है कि किसानों को मंडियों के चंगुल से मुक्त किया जाए। उसमें बाकी लोगों ने भी कहा है, अकाली के लोगों ने भी कहा है, और समाजवादी पार्टी हो या शिवसेना हो, जब सदन में बहस चल रही थी इन्होंने इसका समर्थन भी किया, सुधार करने की बात की, कुछ सावधानी खाली बात की, लेकिन इन प्रिंसिपल समर्थन किया। इसी क्रम में कृषि कानून के खिलाफ लखनऊ में दंगल जारी है। किसान यात्रा की शुरुआत करने कन्नौज जा रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया है। प्रशासन ने पहले लखनऊ में उनके घर के बाहर बैरिकेडिंग की थी, जिसके बाद अखिलेश पास में ही धरने पर बैठ गए थे, लेकिन अब उन्हें हिरासत में लिया गया है। अखिलेश का आरोप है कि प्रशासन ने उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया है। हमारी समाजवादी पार्टी का भी उन किसानों के मुद्दे को समर्थन है। जो सवाल पूछना चाह रहे हैं उसका समर्थन हम करते हैं, और केवल एमएसपी नहीं बल्कि आय कैसे बढ़ेगी किसानों की, उसका रास्ता साफ बीजेपी को करना चाहिए। कल किसानों ने भारत बंद बुलाया है। इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी नेताओं की ओर से किसान आंदोलन के खिलाफ बयानबाजी भी जारी है। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि किसान आंदोलन एक राजनीतिक हथकंडा बन गया है और किसानों को बलगराने की कोशिशें की जा रही हैं। अगर नहीं मानते हैं तो ये सोच रहे हैं कि हम राज करते रहेंगे, हम अपनी मनमानी चलेगी, तो ये तो ना मुगल रहे ना कोई राक्षस रहे जैसे, तो ये भी नहीं रहेगा। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि जो बिल भारत सरकार ने लाए हैं, किसानों को कोई परेशानी नहीं होने वाली है, उनके हितों की रक्षा होगी। किसान और स्वतंत्र रूप से अपनी उपज को बेच सकेंगे, अपने खेत में बेहतर उत्पादन कर सकेंगे, उन्हें कई तकनीकी सहयोग भी मिल पाएगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि एक राजनीतिक हथकंडा के रूप में किसानों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि बिल को लेकर देश भर में एक माहौल बना है, और माहौल ऐसा है कि किसान सड़क पर आ गए हैं। कृषि बिल क्या है और किसानों को इसके किस प्रकार लाभ और हानि है, इसके लिए हम आपको आज बात करवाएंगे युवा किसान संघ के नीरज द्विवेदी से। हम ये जानेंगे कि कृषि बिल क्या है और इसके क्या गुणदोष हैं और किसान क्यों आखिर आंदोलित हैं। नीरज जी, आपका स्वागत है। हम ये जानना चाहेंगे कि कृषि बिल क्या है। देखिए, कृषि बिल में 3 संशोधन हुए हैं। एक तो जो अभी मंडियों को लेके एक चीज़ जो हुई है, दूसरा आवश्यकता वस्तु अधिनियम में से कई फसलें जो है उनको हटाया गया है। अब अगर हम जैसे बात करें मंडियों की, तो अभी ये हुआ है कि पहले ये हुआ करता था कि किसान जो है मंडी में जाके अपना माल आसानी से बेच सकता था। दूसरा, अब जो चीज़ हो रही है, अब इसमें एक ये चीज़ हो गई है कि पूरे देश में वो किसान जो है वो कहीं भी अपनी फसल या अपने उत्पाद को बेच सकता है। एक तरीके से देखें तो ये अच्छी चीज़ है कि उसको एक वास्ट मार्केट, उसको एक वृहद बाज़ार मिलेगा। उसके जो दूसरे दुष्परिणाम है वो सीधे सीधे पड़ रहे हैं एमएसपी पे। एमएसपी जो है एक किसान की जो लागत है, और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो किसान को उसकी लागत के हिसाब से उसके उत्पाद का मूल्य दे। ये मंडियों का सबसे बड़ा एक दायित्व भी हुआ करता था। अब ये जो चीज़ है, जो हम सारे किसान समाज जो है वो आशंकित है, वो इस बात से आशंकित है कि कहीं एमएसपी जो है धीरे से विड्रॉ ना हो जाए या कोई भी सरकार उस चीज़ को विड्रॉ ना करे। इसीलिए जो दिल्ली में विरोध चल रहा है वो यही चल रहा है कि एमएसपी जो है अभी एक पॉलिसी है, ये कोई लॉ नहीं है। उनकी जो डिमांड है और हमारी भी जो डिमांड है, हमने भी जब ये अमेंडमेंट हुआ था तो हमने भी कृषि मंत्री जी को लिखा था कि एमएसपी को लॉ बनाया जाए। और ये ऐसा नहीं कि आज से ही डिमांड हो रही है, बरसों से चली आ रही है। तो इसमें 3 चीज़ें हैं जो हमने उनसे कही थी। एक, एमएसपी को लॉ बनाया जाए। दूसरा, हर साल लागत जो है हर फसल की एक एजेंसी से या कृषि विद्यालय जो महाविद्यालय है उनसे हर साल निकलवाई जाए। और जैसा कि अभी की सरकार ने ये कहा था, सरकार में आने के पहले चुनावी घोषणा पत्र भी था कि फसलों का जो भी है 1.5 गुना हम किसान को उनका मूल्य दिलवाएंगे। तो हमारी मांग यही है कि 1.5 गुना सबसे पहले उसकी लागत और उसके बाद में उसका 1.5 गुना इसको आप एमएसपी बनाएं और हर साल इसको रिव्यू करते जाएं। अगर कम है तो एमएसपी कम कीजिए, अगर ज़्यादा है तो एमएसपी ज़्यादा कीजिए। जी, तो ये भाई दिक्कत कहाँ है कि एमएसपी को कानून में एक
टेक्निकल सपोर्ट नहीं दिया गया इन तीनों बिलों पर, किसान इसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल। इस पे क्या बोलना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पे सरकार की मंशाएं जो होती है वो कहीं न कहीं उसका, मैं किसी एक पार्टी विशेष का विरोध नहीं कर रहा हूँ। ये हर साल यही हुआ है, हर सरकार के साथ यही हुआ है कि किसानों ने जब अपनी लागत की बात करी है तो किसी भी सरकार ने उसका सपोर्ट नहीं किया, फिर वो कोई भी हो। ये क्यों होता है, उसके पीछे क्या कारण है, ये तो मुझे भी नहीं मालूम है। लेकिन जब हर चीज़, फार्मा इंडस्ट्री को उसकी लागत के ऊपर माल बेचने का अधिकार है, या और भी कोई सी इंडस्ट्री ले ले, लागत के उस पर अगर माल बेचने का अधिकार है, तो कृषि को भी एक उद्योग बनाया जाए और उसके हिसाब से उसको माल बेचने की इजाज़त हो। मैं यहाँ दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस से है। अक्सर हम देखते हैं कि टमाटर जो है वो फेंकने में गया है, उसको ख़रीदार नहीं मिल रहे हैं मंडियों में। प्याज की भी कई बार ऐसी स्थिति बनती है। ऐसे ही दूसरी फसलों की बनती है। जब गेहूँ या सोयाबीन की बम्पर आवक होती है तो उस समय जो मंडियों में रेट जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे चले जाता है, और इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एमएसपी कहा जाता है, जो हर साल तय होता है। तो कहीं भी ये कृषि बिल में इस बात का उल्लेख नहीं है। आखिर मौखिक रूप से जरूर कृषि मंत्री और सरकार के दूसरे भी नुमाइंदे ये जरूर कह रहे हैं कि एमएसपी को हटाया नहीं गया है, लेकिन किसानों की ये दुविधा है कि कहीं सरकार इसे बाद में हटा न दे, क्योंकि इसका बिल में कहीं भी उल्लेख नहीं है। और दूसरी बात मंडी परिसीमन को लेकर है, ये हम जानेंगे नीरज जी से। नीरज भाई, क्या है मंडी परिसीमन के बारे में, कृषि बिल के बारे में इसमें लिखा हुआ है? देखिए, इसमें पहले ये होता था कि कोई भी किसान अपना जो उत्पाद है वो सिलेक्टेड मंडियों में जाके बेचता था, और ऐसा नहीं था परेशानियां नहीं थी, उसको परेशानियां वहाँ भी थी, उसमें भी बहुत सारे अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। अब ये हुआ है कि बाज़ार में कहीं भी किसान बेच सकता है, आपको भी बेच सकता है, मुझे भी बेच सकता है। पहले ये था कि अगर वो बिना मंडी के कोई भी अपना उत्पाद बेचता है तो वो इलीगल माना जाता था, वो बेच नहीं सकता था। और वही चुनिंदा जो आड़ती जो हैं, जो ब्रोकर्स हम लोग जिनको बोलते हैं, वो ही पात्रता थी उनको किसानों से माल खरीदने की। लेकिन अब वो रिस्ट्रिक्शंस हट गए हैं। एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये चीज़ अच्छी है। दूसरे इसके अगर कई वो देखें तो फिर से वही वाली बात आती है कि मंडी में अगर माल नहीं बेचेगा तो मंडी अपने आप में एक ऐसी जगह होती है, उसके और भी कई दायित्व होते हैं। गाँव में विकास करती है, जो उसको टैक्स मिलता है उससे वो गाँव में विकास करती है। किसानों के लिए कई सारी ऐसी स्कीमें निकालती है जिसका बेनिफिट किसानों को मिलता है। तो अब प्राइवेट मंडियां अगर आ गई तो प्राइवेट मंडियां सीधी सी बात है वो एक प्रॉफिट सेंटर हो जाएगी, और जब वो प्रॉफिट सेंटर होगी तो स्वाभाविक सी बात है वो एक कोऑपरेटिव या सहकारिता के काम उस पर पॉलिसीज़ पर चलने नहीं वाली। मेरा एक सबसे महत्वपूर्ण मंडी के बारे में जो कमिटमेंट है उसमें ये कहना है कि व्यापारी जो होता है उसके पास लाइसेंस होता है, वो एक परिसीमन में काम कर सकता है, और वो जो किसान का माल खरीदता है वो किसान का माल खरीद कर उसके पैसे की जवाबदारी भी मंडी की होती है। ये चीज कहीं भी उल्लेखित नहीं है। नहीं तो ये भी हमने एक संशोधन में जो हमने मांग करी है उसमें यही कहा है कि पहले तो ये था कि उससे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता था। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट मंडी के पास में रहता था, और सिक्योरिटी डिपॉजिट में से अगर कभी कोई इस तरीके से ब्रोकर है जो किसानों के पैसे नहीं दे रहा है तो वो काट के और उसका वो फॉरफिट करके वो जमा करके और किसानों को वो चीज़ दी जाती थी। अब ये कहा गया है कि कभी भी कैसे भी और किसी भी तरीके से कोई भी आदमी किसान से खरीद सकता है। अब इसमें उसको जो है सबसे बड़ी बात यह है, किसान जो है वो कोई व्यापारी नहीं होता, उसको कानून कायदे की जानकारी नहीं होती है। आज साक्षरता का भी सबसे बड़ा एक इशू हमारे देश में है किसानों के साथ में। खेती करना जानता है वो बात सही है, लेकिन कानून नहीं जानता, व्यापार करना वो नहीं जानता। और ये सीधे सीधे एक इतना बड़ा वृहद मॉडल इसके सामने रख दिया गया है किसान के सामने कि इसमें किसान को कहीं न कहीं तकलीफ़ आने का हमें भी पूरा अंदेशा है कि ये तकलीफ़ बिल्कुल आ सकती है उसको। तो आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जो मंडी परिसीमन है जहां पर किसानों को पैसा मिलने की गारंटी होती है, वो गारंटी भी कमज़ोर नज़र आती है। यानी कानून तो अच्छाई के लिए बना है, लेकिन इसके गुणदोष अभी इसके लागू होने, और चूँकि कानून लागू हो चुका है तो गुणदोष जो है वो अभी सामने आएंगे, लेकिन वह सामने आने में कुछ समय लगेगा। और जब कहीं किसानों को इससे नुकसान होने की आशंका भी
काफ़ी ज़्यादा लगती है। एक और महत्वपूर्ण बात हम नीरज भाई से यहाँ ये करेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में ये तय कैसे होती है और क्या ये किसानों के हित में होती है, और इसके लिए सरकार जो हर साल प्रयास करती है वो क्या काफ़ी हैं, ये भी जानना चाहें, क्योंकि कृषि बिल में मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए ही दिल्ली में बंद किया जा रहा है, हंगामा कर रहे हैं किसान। जी देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के जो फार्मूले की बात अगर हम कहें तो ये इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। सीधी सी बात है कि उसकी लागत क्या आई है, उसको बीज, उसको पानी, उसकी बिजली कितनी लगी है, उसके खुद की एफर्ट कॉस्ट कितनी है, और इसके लिए सरकारों के पास में एक बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है कृषि महाविद्यालयों के रूप में। तो ये अगर चाहें तो कृषि महाविद्यालयों से हर बार लागत निकलवा सकते हैं और उनके पास में तो बिल्कुल साइंटिफिक लागत रहती है। मुद्दा ये आ जाता है कि जब हम बात करते हैं कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होनी चाहिए, तो इसको तय करते हैं कृषि महाविद्यालयों की रिकमेंडेशन नहीं तय करती है, इसको तैयार करते हैं जिन लोगों को कृषि का कोई ज्ञान नहीं है और ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो IAS अधिकारी होते हैं या कोई उच्च अधिकारी होते हैं। वो कह देते हैं कि साहब ठीक है, ये कैलकुलेशन है, और मेरी कई बार बड़े वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई कि साहब ये आपने निकाली, इसका फार्मूला क्या है, तो वो फार्मूला किसी के पास नहीं होता है, कि वो सिर्फ ये कहते हैं कि इस बार की ये गेहूँ की MSP ये है, लेकिन उसका कोई फार्मूला नहीं होता। होना ये चाहिए कि हर साल कृषि महाविद्यालयों से आप उसकी लागत निकलवाएं। जैसे मैं अभी आलू की आपसे बात करूं, आज आलू जो है वो पिछले साल 8 रुपये था, इस बार 10 रुपये है, लेकिन उसकी आज की तारीख में इस सीज़न में अगर हम आलू की बात करें तो उसकी लागत ही 15 रुपये बैठ रही है, क्योंकि उसने महंगा बीज खरीदा। तो इस चीज़ के बारे में हर साल उसका रिव्यू होना चाहिए, हर फसल पे इसका रिव्यू होना चाहिए, मेरा ये मानना है, और हम यही डिमांड भी कर रहे हैं। ये दिल्ली में जो विरोध हो रहा है इसका सपोर्ट करते हैं आप? देखिए, दिल्ली में विरोध हो रहा है उसका सपोर्ट नहीं, लेकिन उनकी जो मांगे हैं उसका हम सपोर्ट करते हैं। और हमने तो मतलब वो जो विरोध अभी हो रहा है, हम तो ये चीज़ पहले ही कह चुके हैं। मैंने आपको बताया अभी कि अप्रैल महीने में ही हमने कृषि मंत्री जी को लिख दिया था कि साहब इसमें ये कमियां हैं जिन्हें इमीडिएटली आपको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, और वही चीज़ जो है वो आज आंदोलन के रूप में वहाँ पे दिल्ली में देखने को मिल रही है। मैं एक बहुत सीधी सी बात बताना चाहूँगा यहाँ पर कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है उसमें वृद्धि न के बराबर होती है। हम ये देखें कि अगर 70 के दशक के बाद जो सैलरियों में इंक्रीमेंट हुआ है 90 और 2000 के बाद तो 7वां वेतन आयोग भी लग चुका है। अगर जिस एक आदमी की तनख्वाह जो है वो 10,000 रुपये थी, वो आज 70,000 या 1 लाख हो चुकी है, लेकिन किसान की जो इनकम थी उसमें 10% भी वृद्धि नहीं हुई है। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को क्यों नहीं मिलना चाहिए, या इस पर किसान संघ क्या सोचता है? नहीं, यही मैंने कहा कि इसमें डिमांड ही हमारी ये है कि लागत के आधार पे 1.5 गुना, और ये ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, हमारे खुद के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब वो उनका चुनावी घोषणा पत्र आया था तब उन्होंने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को हम एज इट इज़ लागू करेंगे और लागत का 1.5 गुना देंगे। तो लागत का 1.5 गुना हमारी डिमांड यही है कि लागत का 1.5 गुना सुनिश्चित किया जाए और उसी के आधार पे MSP बने, और MSP के नीचे खरीदी की गई फसल को अवैधानिक माना जाए। ये हमारी सीधी डिमांड है। मेरा बस सिंपल 2 सवाल हैं। आखिरी सवाल ये है कि आप MSP के क्या चाहते हैं, गेहूं की MSP क्या होना चाहिए? लागत के आधार पे हर साल ये बदलती है। अभी आज तारीख में हम देखें तो गेहूं जो है एवरेज 1900-2000 रुपए क्विंटल है। आप क्या मानते हैं, ये सही है? नहीं, सही तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर लागत ही देखी जाए, अगर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अगर मैं किसान का एफर्ट भी डाल दूँ इसमें तो इसकी लागत ही 2300-2400 रुपये हो जाती है। लेकिन हमारा मुद्दा ये है कि कम से कम एक साइंटिफिक तरीका हो, उस साइंटिफिक तरीके से लागत निकाली जाए और उसका 1.5 गुना जो है वो किसान को दिया जाए। तो मैं एक और आपको रोक रहा हूँ, दूसरी बात, पेस्टिसाइड का जो खर्च बढ़ा है किसान पर, एक अंधाधुंध भार, और गवर्नमेंट के कहीं इस पर कंट्रोल नहीं दिखता। क्या आप बोलेंगे इस बारे में? नहीं, इस पे भी सरकार को देखने की ज़रूरत है कि जो एक रॉ मटेरियल के लिए, चलिए हम कहते हैं कि आप किसी भी तरीके से मत दीजिए, आप कुछ मत कीजिए, हमें सब्सिडी भी नहीं चाहिए, हमको लोन भी नहीं चाहिए। हम सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि आप हमें हमारी लागत और 1.5 गुना दिलवा दीजिए। बाकी चीज़ें किसान जो है सक्षम है। आप देख ही रहे हैं वहाँ पे कि जहाँ पे किसान आज पंजाब और हरियाणा का किसान साक्षर और सक्षम है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है वो सारे न्यूज़ चैनल में आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन अगर किसान सक्षम होगा, पेस्टिसाइड की बात छूट रही है, पेस्टिसाइड में क्या बोलेंगे? पेस्टिसाइड की बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, पेस्टिसाइड क्योंकि औद्योगिक घराने बना रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, वो अपनी प्राइस वो जो भी रखें, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने अगर उसको X प्राइस में ख़रीदा है तो हमको X+1 उसका कॉस्ट मिल जानी चाहिए, उसको हम X+1 नहीं मानेंगे। अभी क्या मिल रही है? क्या नहीं मिल पा रही है अभी?
ऑनेस्टली नहीं मिल पा रही। ये हमने हमारे साथ युवा किसान संघ के अध्यक्ष नीरज द्विवेदी थे, जिन्होंने कहा कि किसानों को वर्तमान में गेहूं की जो लागत है वही नहीं मिल पा रही है। यानी एमएसपी जो सरकार निर्धारित करती है वो उसका कारण वो सरकार के नुमाइंदे हैं, न कि किसान। युवा किसान संघ का ये कहना है कि एमएसपी जब भी निर्धारित की जाए, चाहे गेहूं, चना या मटर या जो भी जिन्स है, उसका एमएसपी जो निर्धारित की जाए उसमें किसानों के संगठन या किसानों की भागीदारी ज़रूर हो, और कृषि बिल जो है इसमें एमएसपी जरूरी किया जाए, यही किसान संघ की मांग है, किसानों की मांग है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ कमलेश्वर सिंह, रेड 9 न्यूज़, इंदौर। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने यह भी कहा कि धीरे धीरे मुझे लगता है कि किसान इसको समझेंगे। इस योजना का सिर्फ पंजाब राज्य के द्वारा ही विरोध हो रहा है। भारत में कितने राज्य हैं, वहां भी कई प्रकार के फसल का उत्पादन है, लेकिन सिर्फ पंजाब में क्यों हो रहा है? और पंजाब के जो कुछ बड़े लोग हैं जो राजनीति के शिखर में हमेशा काबिज रहे हैं, वैसे ही परिवारों के द्वारा उसे नेतृत्व दिया जा रहा है और बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। देश भर में कृषि बिल को लेकर आंदोलन चल रहा है और असमंजस भी है। कृषि बिल क्या है और इसका क्या गुणदोष है? हमारे पास एक रवि दांगी युवा किसान मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि कृषि बिल क्या है और इसका नुकसान या फायदा किस प्रकार है। रवि भाई बताएं कि कृषि बिल क्या है और क्या नुकसान है इससे, देखिए क्यों विरोध हो रहा है? मैं सबसे पहले जो विरोध और आपने कहा कि क्या हो रहा है, मैं ये समझता हूँ कि देश के अंदर जब सरकार चुन ली जाती है और प्रधानमंत्री बना दिए जाते हैं तो वो एक तरीके से देश की जनता के लिए माई बाप के रूप में हो जाते हैं। अब उनका कर्तव्य वही होता है जो कि आज के समय में माता पिता का अपनी बेटी को ब्याहने का होता है। बेटी के लिए जो दामाद ढूंढा जाता है वो इस प्रकार से ढूंढा जाता है कि वो उनकी बेटी को खुश रख सके, उसको किसी भी प्रकार की प्रताड़ना ना हो, तकलीफ ना हो, और राजी मर्जी से समझकर एक दूसरे के विचार विमर्श सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकार ने कृषि नियम, जो कृषि अधिनियम बनाए हैं और जो कानून तैयार करे हैं, जब वो जिनके लिए तैयार करे हैं वो है हमारे भारत के किसान, जो कि हमारी देश की शान मानी जाती है, और आज वो है बहुत परेशान। उनके लिए जब बनाया और वही उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि आपके जो कानून है वो हम किसानों के लिए अंधी गहरी खाई के समान है। यदि ये हम पर लगा दिए गए और थोप दिए गए और हम इनका पालन करते रहे तो 1947 के पहले अंग्रेज ने जो हमारे ऊपर शासन किया उसी प्रकार से अपने आप को गुलाम होते हुए फिर वो देख रहे हैं। अपनी मर्यादा है, मैं संक्षेप में पूछना चाहता हूँ, ये 3 कानून का क्या आप मोटा तौर पर बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है? देखिए, गलत तो पूरे देश में अभी 7 से 8 लाख किसान रोड पर ही ये दिख रहा है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कानून है वो कहीं से कहीं तक किसानों के हित में नहीं है। अगर हम पहले कानून की बात करें जिसके अंतर्गत मंडी के बाहर किसान कहीं भी अपना अनाज खेतों में उगाकर बेच सकता है, जब मंडियां नहीं होंगी और बाहर व्यापारियों को बेचा जाएगा तो वो व्यापारियों के माध्यम से कितने में खरीदा जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो बात करते हैं क्या है ये समर्थन? देखिए, मिनिमम प्राइस जो सपोर्ट की बात कर रहे हैं, यदि समर्थन मूल्य आज जब हम मंडियों में बेचने जाते हैं या सोसाइटियों में किसान बेचने जाता है, सरकार द्वारा जो तय किया जाता है वो निश्चय ही उन्हें मिलता है। लेकिन जब ये आज जो अधिनियम आए उसके अंतर्गत पहले कानून के अनुसार ये तय हो रहा है कि समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। ये सार कहीं भी नजर नहीं आ रहा है समर्थन मूल्य मिलने का। ये है कि समर्थन मूल्य की जो गारंटी है वो तय की जाए, खत्म होते हुए नजर आ रही है। सरकार कह रही हम देंगे, तो आप अगर ये कह रहे हैं देंगे तो आपके अधिनियम में जारी करो ना आप उसको कि हम समर्थन मूल्य देंगे, और बताएं कैसे देंगे। और इसके अलावा दूसरा क्या कारण है? दूसरा कारण उनका ये कहना है कि जो व्यापारी है उनके लिए स्टॉक, मतलब आज अनाज जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं मानव जीवन के लिए, वो स्टॉक का पहले एक दायरा था नियमित, उसके अनुसार यदि आप उससे ज़्यादा कहीं भी भंडार भर लेते थे तो उस पर कानूनन अपराध माना जाता था। लेकिन आज वो कानून हटाकर ये कहा जा रहा है कि आप चाहे जितना स्टॉक कर सकते हैं। बोल क्या रहे हैं
किसान स्टॉक कर सकता है। आप और हम जानते हैं भारत देश का किसान कभी भी अनाज स्टॉक नहीं करता है, क्योंकि उसकी जैसे ही फसल हरियाली होती है वो तुरंत उस खेतों में से निकालता है, मंडियों की ओर तरफ जाता है, पैसे लेकर आता है और घर की जो आवश्यक चीजें होती हैं उनको वो जुटाता है। क्या विरोध का बिल के विरोध का कारण? बिल का विरोध तीसरा आप देखिए ना, क्या कह रहे हैं कि व्यापारी आपके खेत पे आएगा, आपके साथ में एग्रीमेंट करेगा और खेत पे से ही ले जाएगा। मतलब ये तो सीधा सट ये हो रहा है कि किसान अपने खेत में मालिक बनने की बजाय गुलाम बनकर, नौकर बनकर किसी और के लिए उगाएगा और काम करेगा। ये तीनों बिलों के अनुसार किसान पूरी तरीके से अपने आप का भविष्य अंधकार में देख रहा है। यही कारण है पहली बार ऐसा हो रहा है कि 500 से ज्यादा संगठन किसानों के समर्थन में रोडों पर हैं। एक और बात देखिए आप, इसमें आपको यह भी दिलचस्प देखने को मिल रहा है और पूरा देश देख रहा है कि यहां आंदोलन हो रहा है, समर्थन पूरे विश्व में हो रहा है। और पंजाब के अकेले किसान रोडों पर नहीं है साहब। आप हरियाणा जाइए, किसकी सरकार है? आप यूपी जाइए, किसकी सरकार है? आप एमपी जाइए, किसकी सरकार है? तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो कह रहे हैं वो ये जनता भी जान रही है, किसान भी जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं। और आप जो किसान आंदोलन कर रहे हैं या किसी हम जैसे किसानों से आप पूछिए तो सही कि इन कानूनों से हम अपने आप को कितना गला, मतलब हम तो फांसी का फंदा समझ चुके हैं हमारे गले में। अगर ये लागू कर दिया, उन्होंने नहीं हटाया तो सिर्फ कसने की देर है, मन्ना तय है किसान। ये है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो बढ़ना चाहिए। बिल जो है वो उसमें संशोधन की आवश्यकता है। तो सरकार जो है अपनी बात किसानों तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं कमजोर साबित हुई है। और किसान जो है वो जो गुस्सा कर रहे हैं वो खून पसीने की कमाई दिन रात खेत में बिताकर करते हैं, इसलिए उनका गुस्सा भी वाजिब है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ कमलेश्वर सिंह, रेड 9 न्यूज़, इंदौर। 8 तारीख के आंदोलन में बंद में शामिल होकर इस सरकार को दस दें कि ये लोग अब आपके बस में नहीं हैं। इतने साल हो गए मोदी की मन की बात हम सुन रहे हैं, किसानों की मन की बात सुने।